अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान विविध भाषाओं के निष्णात विद्वज्जन और संचालिका साधना जी और इस सभागार में विराजमान सुधी श्रोतागण, मैंने अभी जो एक गाथा पढ़ी है वो केवल मंगलाचरण के लिए नहीं पढ़ी है, बल्कि आपको थोड़ा सा उस भाषा का रसास्वादन भी हो इसलिए भी पढ़ी है। अभी अभी भारत सरकार ने प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। मैं उसी विषय पर थोड़ी बात करने जा रहा हूँ। मैं प्राकृत विद्या का विद्यार्थी हूँ। प्राकृत भाषा साहित्य का भारतीय संस्कृति से, हमारी सांस्कृतिक विरासत से कैसा घनिष्ठ और गहरा संबंध है, मैं उसे बहुत संक्षेप में रखना चाहता हूँ। अभी अभी भारतीय ज्ञानपीठ से मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, प्राकृत भाषा एवं जैन साहित्य। आदरणीय मित्रों, मैं बहुत ही आनंद के साथ में और बहुत ही विनम्रता के साथ में ये बात कहना चाहता हूँ कि एक बार आप सब प्राकृत भाषा और साहित्य को जरूर देखिए। यदि उसे नहीं देखा तो आपने भारतीय संस्कृति को जाना ही नहीं, देखा ही नहीं। असली आनंद उसका लेना हो। जयशंकर प्रसाद ने अपने उपन्यास कंकाल में पृष्ठ संख्या 52 पर लिखा है कि प्राकृत भाषा को जाने बिना भारत का सही इतिहास न समझा जा सकता है, न लिखा जा सकता है। इतनी महत्वपूर्ण ये प्राकृत भाषा है। केवल प्राचीनता की दृष्टि से नहीं, भाई रजनीश जी अभी चर्चा कर रहे थे कि वेदों की भाषा को कोई नाम नहीं दिया गया। बड़े बड़े धुरंधर उद्भट शोधार्थियों का ये निष्कर्ष है कि प्राकृत भाषा, जैसा कि वो उसका नाम बता रहा है, हम कहते हैं कि विश्व की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, लेकिन प्राकृत नाम बताता है कि प्राकृत उससे भी प्राचीन भाषा है। प्राकृत को ही संस्कार करके संस्कृत बनाई गई है, और वेद जिस भाषा में लिखे गए हैं वो पाणिनीय संस्कृत नहीं है, वो प्राकृत भाषा है। इसीलिए उसे छांदस कहते हैं। हमारी भारत की जो सारी धारा बहकर आ रही है आज तक, जितनी भाषाएं हैं, वे सब कहीं न कहीं उस प्राकृत भाषा की विरासत को ढोकर आगे बढ़ रही है, उसी से गौरवान्वित है। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, जो आज विश्व की अनुपम निधि माना जाता है। कालिदास उसके अंत में लिखते हैं कि मैं ये रामचरितमानस कैसे लिख सका, इतना सुंदर कैसे लिख सका। और उन्होंने अंत में साफ शब्दों में लिखा, जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषौ जिन हरि चरित बखाने, भये होई अरु आगे होए, प्रणमो सबई कपट सब त्यागे। मैं प्राकृत के कवियों को निष्कपट होकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हीं की परंपरा, ये छंद प्राकृत में, प्राकृत पेंगलम है 1800 पृष्ठ का ग्रंथ। हजारों छंदों की परंपरा कैसे चली आई है। आज हिंदी के पास जो छंद का अद्भुत वैभव है, वो सारा वैभव का मूल स्रोत गंगोत्री, जिस मूल की हम चर्चा कर रहे हैं, वो प्राकृत पेंगलम में पाई जाती है। प्राकृत कवि बृहत्तर भारत की जन भाषा थी, बृहत्तर भारत की जन भाषा। इसका प्रमाण ये है कि उस काल के शिलालेख, शिलालेख मीन्स पब्लिक नोटिस, जन सूचनाएं राज्य जारी करता था तो प्राकृत भाषा में जारी करता था। सम्राट अशोक के शिलालेख
गिरनार पर्वत पर जाइए तो प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। खंडगिरी उदयगिरी भुवनेश्वर की राजधानी, भुवनेश्वर के पास, जहां वहां पर एक उदयगिरी में सम्राट खारवेल का 17 पंक्ति का एक विशाल शिलालेख है। वो शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। प्राकृत भाषा के उस शिलालेख का अद्भुत इतिहास है। आप उस शिलालेख को यदि गायब कर देते हैं तो देश की संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकलांग हो जाता, छूट जाता है हमसे। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और ये चर्चा आई कि हमारे देश का क्या नाम रखा जाए, जब हेडिंग लिखने लगे संविधान का कि भारत का संविधान, तो इसी बात पर सभा में विसंवाद उत्पन्न हो गया कि क्या नाम रखा जाए। हिंदुस्तान रखें, आर्यावर्त रखें, अनेक नाम आए, अनेक प्रस्ताव आए। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी कि शिलालेख खोजा जाए, और यदि किसी शिलालेख में हमारे देश का नाम मिल जाता है तो वो ज्यादा प्रामाणिक रहेगा। अजमेर के पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा प्राकृत शिलालेखों के बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे पूछा गया और उन्होंने कहा कि चले जाइए हाथी गुफा पर, और वहां पर खारवेल शिलालेख में हमारे देश का नाम प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। और नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी आदि कुछ लोग वहां पहुंचे, अपनी आंखों से देखा विशेषज्ञ को लेकर के, और वहां 7वीं पंक्ति में नाम मिला भारतवर्ष, और वहां से निर्णय हो गया कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष होगा और संविधान लिखना प्रारंभ हो गया। ये बहुत बड़ा महत्व है। प्राकृत भाषा में आज भी 1000 से ज्यादा लेखक धारा प्रवाह कविता लिख रहे हैं, काव्य लिख रहे हैं, महाकाव्य लिख रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहाँ पर एक विद्वान बैठे हैं, प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन। ये प्राकृत भाषा में न्यूज़पेपर निकालते हैं। प्राकृत भाषा में न्यूज़पेपर आज निकल रहा है। प्राकृत भाषा मृत भाषा नहीं है आज भी। उसे जो मैंने नमोकार मंत्र बोला है वो मैंने एक ही गाथा पढ़ी है, वो 4 गाथाएं हैं, और आज करोड़ों लोग उसे दिन में 4 बार पढ़ते हैं। इसलिए प्राकृत का प्रतिक्रमण पढ़ा जाता है। एक बहुत बड़ी ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। प्राकृत भाषा में जिस आज योगा दिवस की बात हम करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, उस पर सैकड़ों ग्रंथ प्राकृत में ओरिजिनल लिखे हुए हैं। जोग सारू पढ़कर देखिए आप। समय सार आचार्य कुंद जैसे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्ती, ये जगत प्राचीन। यहाँ पर एक प्रोफेसर राजा राम जैन है नोएडा में, उन्होंने पुस्तक लिखी है ज्ञान विज्ञान का अद्भुत खजाना प्राकृत वांग में। जो आयुर्वेद अगर आपको चाहिए, आयुर्वेद की प्राचीनतम पद्धतियां, विधियां और नाना प्रकार की बातें अनुसंधान, प्राकृत का आज बहुत गहराई से अध्ययन अनुसंधान होना चाहिए, वो आज बहुत उपेक्षित है। और साहित्य अकादमी ने ये बहुत उत्तम काम किया है कि आज उस भाषा पर भी यहाँ चर्चा रखी है। भारत सरकार ने उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर बहुत बड़ा काम किया है। तो प्राकृत भाषा में अगर आप, वैसे गिनना मुश्किल है क्योंकि अभी भी हजारों पांडुलिपियां हैं जो अप्रकाशित हैं और ग्रंथ भंडार में किसी संपादक प्रकाशक की बाट जो हो रही हैं। लेकिन फिर भी आज मुझे लगता है 1,00,000 ग्रंथ प्राकृत वाङ्मय में अभी मौजूद है प्रकाशित। एक धवला नाम का ग्रंथ है, धवला रजनीश जी,
अध्यक्ष महोदय, एक धवला ग्रंथ 2.25 लाख श्लोक प्रमाण है, 1,70,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ है धवला। आचार्य वीर सेन स्वामी ने लिखा। सबसे पहले षटखंडागम लिखा गया आज से 2100 वर्ष पहले। कसाई पाउड लिखा गया और उस पर बाद में वीर सेन आचार्य ने धवला, महाधवला, जय धवला करके विशाल टीका ग्रंथ लिखा। भक्ति साहित्य, जिस भक्ति साहित्य की आज हिंदी वाले चर्चा करते हैं, वो भक्ति साहित्य कहां से आया? मैंने गत वर्ष भी भोपाल में जो साहित्य उत्सव था वहां ये बात नोट कराई थी कि भक्ति साहित्य के हम मूल में जाकर खोजेंगे तो आपको प्राकृत अपभ्रंश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह की एक पुस्तक है। उन लोगों ने ये सिद्ध किया है कि हमारा जो सारा भक्ति साहित्य आ रहा है वो कोई नई देन नहीं है, किसी विदेशी आक्रांताओं की, कोई और आंदोलनों की देन नहीं है, बल्कि भारत की मूल अस्मिता में ये चीज छुपी हुई है और अनादिकाल से चली आई है। भले आप इसे हिंदी साहित्य का आदिकाल कहते हैं, लेकिन ये अनादिकाल से भक्ति साहित्य चला आया है। काव्य शास्त्र, और जिस भास कालिदास की मेरे मित्र रजनीश जी चर्चा कर रहे थे, वो भी कालिदास ने किस तरह से मणि प्रवाल न्याय से प्राकृत और संस्कृत को साथ लिया। संस्कृत और प्राकृत की घनिष्ठ मैत्री सदा से रही है और यदि वो मैत्री बनी रही, संस्कृत के लोग प्राकृत को साथ लेकर चलते रहे, प्राकृत के लोग संस्कृत को साथ चलते रहे, तो भारत बहुत उन्नति करेगा और भारत की सांस्कृतिक विरासत बहुत अच्छे से सामने आ सकेगी, जिससे हमारे देश की तस्वीर बदलेगी, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की तस्वीर बदलेगी। इसलिए मैं फिर से एक बार आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि एक बार जरूर से जरूर इस प्राकृत के खेत में आइए और इसके मधुर फलों का आनंद लीजिए। बहुत मीठी प्राकृत भाषा है, मधुरता, सरलता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आबाल गोपाल इसे बोल सकते हैं। जिसे आप चौका बोलते हैं वो और कुछ नहीं है, प्राकृत है। जिसे छक्का बोलते हैं वो प्राकृत है। जिसे जोशी बोलते हैं वो प्राकृत है। चौबे, दुबे, संस्कृत तो द्विवेदी चतुर्वेदी है। जिसे आप झा और ओझा बोलते हैं वो प्राकृत है। प्राकृत आज भी हमारी रोजमर्रा की भाषा में जन जन में जिंदा है, जिंदा रहेगी। धन्यवाद।